ऑल डन। हेलो जी, वेलकम, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे। आपका प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत अच्छा चल रहा होगा। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर हेमंत कुमार मिश्रा, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी हमारे साथ बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पिछला चैप्टर हमने मिक्सचर और एलिगेशन का आपके साथ कंप्लीट किया है, उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। और हम जब भी लाइव क्लास में आएंगे तो हम फिर से एक तरफ से सारी क्लासों पे थोड़े थोड़े और सवाल करके आपके साथ जरूर देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम अगले चैप्टर में आते हैं। अगला चैप्टर हमारा मिक्सचर एलिगेशन के बाद होने वाला है, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे भाई रेशियो समझाऊंगा, फिर हम प्रोपोर्शन पे बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आ जाइए, फटाफट से आ जाइए। आप कॉपी पेन लेकर बिल्कुल तैयार हो जाइए। हेडिंग लगा लीजिए रेशियो, जिसको हम कहते हैं अनुपात। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम एक सलीके से, एक क्रम से चल रहे हैं ताकि धीरे धीरे हम सारी चीजें आपको समझा पाएं, बता पाएं। तो मेरे भाई सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे यही होगा कि रेशियो क्या है, आप क्या समझते हैं? अनुपात को आप क्या समझते हैं मेरे भाई? फटाफट से आप मुझे कमेंट करके आंसर दीजिए कि अनुपात क्या है। क्या है अनुपात? व्हाट इज रेशियो? तो अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो एक सहज सा आंसर क्या आपके दिमाग में आता है? फटाफट से सुनिए मेरी बात। टू और मोर नंबर, फॉर टू और मोर नंबर, दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए। जब कभी भी किसी दो संख्याओं का किसी तीसरी संख्या से क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। जब भी दो या दो से अधिक संख्याओं का तीसरी संख्या से तुलना किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है राम, एक व्यक्ति है मोहन, एक व्यक्ति है श्याम। ठीक है मेरे भाई, मान लो मोहन की हाइट है 5 फीट और श्याम की हाइट कितनी है? श्याम की हाइट है 7.5 फीट। और राम की हाइट कितनी है? राम की हाइट है 10 फीट। तो अगर मैं तुलना करूं तो मैं क्या कहूंगा? राम मोहन से बड़ा है और बड़ा तो श्याम भी है मोहन से। मगर अगर हम ये ध्यान दें कि श्याम कितना ऊंचा है, सॉरी मोहन कितना ऊंचा है और श्याम कितना ऊंचा है, इस हिसाब से क्या ये आपके दिल में आ रही है बात कि हम ये कहें कि मोहन से श्याम 1.5 गुना ज्यादा ऊंचा है? हाँ या ना? मोहन से श्याम 1.5 गुना ज्यादा ऊंचा है मेरे भाई। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं ये बात आपसे सही कह रहा हूं? क्या इस तरीके से देखने पे पता चलता है कि राम मोहन से 2 गुना ऊंचा है? राम मोहन से कितना ऊंचा है? 2 गुना ऊंचा है। यानी मोहन की तुलना में राम कितना है? 2 गुना है और श्याम कितना है? 1.5 गुना है। तो अब अगर मैं राम और श्याम की तुलना करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा कि राम और श्याम की हाइट में 2 और 1.5 का अनुपात है। ठीक हो गया?
राम और श्याम की हाइट में 2 और 1.5 का अनुपात है। यही शब्द है अनुपात। जब भी किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का किसी तीसरी संख्या के रेफरेंस में उनकी तुलना की जाए, किसी तीसरी संख्या के रेफरेंस में उनकी तुलना की जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? तो उसे हम कहते हैं रेशियो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास 10 रुपए है, मेरे एक मित्र के पास 15 रुपए है, तो मेरा एक तीसरा मित्र हो सकता है, अथवा 5 रुपए के आधार पर तीसरा मित्र हो सकता है जिसके पास 5 रुपए हो, या 5 रुपए के आधार पर मेरे भाई मैं आपसे ये बात पूछ सकता हूं कि बताइए मेरे पास, जैसे मान लो ये पर्सन है ए, ये पर्सन है बी, तो बताओ ए के पास सी से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे ये जो ए है वो सी का 2 गुना है। हाँ या ना? ए सी का क्या है? 2 गुना है। यानी ए की वैल्यू क्या है? सी के वैल्यू की 2 गुनी है। और बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू सी के 3 गुनी है। हाँ या ना? बी की वैल्यू सी के 3 गुनी है। क्या यह बात आपको समझ में आ रही है? इसका मतलब इसके रेफरेंस में, 5 के रेफरेंस में ये कितना गुना है? 2 गुना है। ये कितना गुना है? 3 गुना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी का आपस में रेशियो क्या है, तो आप क्या कहेंगे मेरे भाई? चेक करिए कि ए और बी का आपस में रेशियो क्या है। आप यहां से अगर इस वैल्यू को निकालना चाहें तो चेक करिए, क्या C बराबर A/2 आएगा? क्या C बराबर B/3 आएगा? क्या ये दोनों C के रेफरेंस में है? इसी को रेफरेंस कहते हैं। तो क्या इन दोनों का आपस में तुलना किया जा सकता है? क्योंकि ये दोनों C के बराबर हैं, तो ये दोनों आपस के भी बराबर होंगे। और इस स्थिति में अगर मैं B को इधर सेपरेट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? A/B। और 2 को इधर सेपरेट कर दूं, सॉरी यहां 3 है, 2 को इधर सेपरेट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2/3। तो क्या A/B बराबर 2/3 आया? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A/B बराबर 2/3? हाँ या ना? क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का तीसरी संख्या के रेफरेंस में जो स्थिति होती है वही उनका रेशियो होता है। चेक करिए, मुझे बताइए कि 13 और 15 का 17 के रेफरेंस में क्या स्थिति है? 13 और 15 का 17 के रेफरेंस में क्या स्थिति है? तो इस स्थिति में आप इसका और इसका दोनों का आपस में रिलेशन नहीं डिफाइन आराम से कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में आप क्या लिख सकते हैं कि A है और B है। क्यों ऐसा लिखा? चूंकि ये संख्या इनसे बिलोंग नहीं करती। ये संख्या इनसे क्या नहीं करती? बिलोंग नहीं करती। यानी शुरुआत में अगर आपने सुना हो तो मैंने क्या कहा था? 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच में उनके किसी कॉमन तीसरी मगर कॉमन किसी तीसरी संख्या, मगर वो संख्या कैसी होनी चाहिए? उभयनिष्ठ यानी कॉमन, जिसका दोनों से कुछ ना कुछ रिलेशन हो, जिसका दोनों संख्याओं से कुछ ना कुछ रिलेशन हो। ऐसी तीसरी संख्या से, कॉमन संख्या से तुलना करना क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। चेक करिए, मैंने यहां 10 और 15 की तुलना किसके आधार पर करी? 5 के आधार पर। क्या दोनों में 5 का रिलेशन है? आप कहेंगे सर दोनों में 5 का रिलेशन है। हाँ या ना? इसीलिए इनका रेशियो क्या बना? बोलिए। अगर फिर से सुनिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का किसी तीसरी परंतु दोनों से बिलोंग करने वाली, यानी दोनों की किसी कॉमन
तीसरी संख्या से तुलना करना क्या कहलाता है? रेशियो बनता है, रेशियो कहलाता है। जैसे मेरे हिसाब से अगर 18 और 27 दो संख्या है, 18 और 27 दो संख्या है, तो इन दोनों से बिलोंग करने वाली कॉमन संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? तो अगर हम बिलोंग 1 से करा दें तो ये 1 का कितना गुना है? 18 गुना है। ये 1 का कितना गुना है? 27 गुना है। तो इनमें क्या रेशियो बना? अगर हम 3 से तुलना करा दें तो ये 3 का कितना गुना है? 6 गुना है। ये 3 का कितना गुना है? 9 गुना है। ये रेशियो बन गया। अगर हम 9 से तुलना करा दें तो ये 9 का कितना गुना है? 2 गुना है। ये 9 का कितना गुना है? 3 गुना है। तो 2 3 का रेशियो बन गया। अब यहां आप चेक करिए मेरे भाई, आपको पता था कि इन दोनों संख्याओं के 3 कॉमन मेंबर हैं, तो आपने तीनों को लेकर देखा और तीनों के आधार पर, तीनों को रेफरेंस मानकर इनकी तुलना की तो अलग अलग रेशियो बने। मगर चेक करिए 3 रेशियो बने हैं। इन सभी रेशियो में से लोवेस्ट टर्म कौन सा है? आप कहेंगे सर 2/3। अब आप पूछेंगे सर लोवेस्ट क्यों? क्योंकि अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उसके HCF से, उसके HCF से तुलना करते हैं, उसके HCF से तुलना करते हैं, तो प्राप्त स्थिति, तो प्राप्त स्थिति क्या कहलाती है? रेशियो कहलाती है। तो प्राप्त स्थिति रेशियो कहलाती है। यानी बार बार जो मैं कॉमन वर्ड का यूज कर रहा था, चेक करिए इन दोनों का HCF कौन है? तो 9 से तुलना करने पर जो वैल्यू आई, क्या वो लोवेस्ट टर्म में आई? यानी रेशियो की ये एक और खासियत है कि जब आप दो संख्याओं को रेशियो में लिखिए तो ये संख्याएं पुनः किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही हैं तो आप इन संख्याओं को साथ में लिख सकते हो, रेशियो नहीं बना सकते। जब आप दो संख्याओं का रेशियो लिखते हो तो अब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई? अगर कॉमन है इसका मतलब आपने पूरी तरह से उनकी तुलना नहीं की। अगर कॉमन कुछ बचता है इसका मतलब आपने पूरी तरह से उनकी तुलना नहीं की, आपने ऊपर ऊपर तुलना की है। ठीक है? तो ध्यान दें, जब दो संख्याओं का उसके HCF से तुलना करें, जैसे आप मुझे बताएं, अगर मैं 36 का 48 से, अगर मैं 36 का 48 से देखूं तो इनको रेशियो बनाने के लिए इसकी हमें किससे तुलना करनी चाहिए? 36 और 48 को रेशियो बनाते वक्त हमें इनकी तुलना किससे करनी चाहिए? इनके HCF से। तो आपके अंदर जब HCF का लेसन आप पढ़ेंगे तो आपको फटाफट से पता लगने लगेगा कि संख्या का HCF माइक्रोसेकंड में कैसे निकालते हैं। 12 थी 36, 12 चौके 48, तो इनका HCF क्या हुआ मेरे भाई? इनका HCF क्या हुआ? जो दोनों में कॉमन हो। HCF कौन होता है? जो दोनों में कॉमन हो। और जब पूरी तरह से कॉमन वर्ड हम निकाल लेते हैं तो जो बची संख्याएं हैं, देखो क्या ये आपस में कंपैरेटिवली प्राइम है? आप ध्यान देंगे आपको 3 तरह की संख्या मिलती है। बेसिकली तो 2 तरह की संख्या मिलती है, एक तो प्राइम होगी और दूसरी डिविजिबल नॉर्मल संख्या। एक संख्या ऐसी होगी जैसे यहां मैंने दिया 36 और 48,
इनमें जैसे ही आपने ट्राई किया आपको क्या मिल गया, आपको HCF मिल गया। तो HCF आपने क्या कर लिया, अलग कर लिया, तो संख्या का रेशियो तैयार, यानी 36-48 का रेशियो तैयार। बोलिए हाँ या ना। और जो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास एक संख्या है 5 और 7, इनका रेशियो क्या होगा, तो आंख मूंद कर जान लीजिए, अगर आप प्राइम पहचानते हैं तो आंख मूंद कर जान लीजिए कि दो प्राइम संख्या का रेशियो वो खुद ही होते हैं। जैसे 36 और 48 दो संख्याएं थी, इनका रेशियो क्या बना, 3-4। मगर 5 और 7 दो संख्याएं हैं, इनका रेशियो क्या बनेगा, 5 और 7 ही बनेगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 13 और 17 का रेशियो क्या बनेगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 19 और 23 का रेशियो क्या बनेगा, अगर मैं आपसे पूछूं 37 और 43 का रेशियो क्या बनेगा, अगर मैं आपसे पूछूं 5 और 7 का रेशियो क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिए ये सारे संख्याएं क्या हैं, प्राइम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये संख्याएं ही अपना रेशियो होती हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि दो वर्ड हैं, एक है नंबर और एक है रेशियो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हमेशा आवश्यक नहीं कि संख्या ही रेशियो हो, हमेशा आवश्यक नहीं कि संख्या ही रेशियो हो। कब कब संख्या रेशियो बनेगी, जब संख्या प्राइम होगी। जब संख्या प्राइम होगी तो संख्या ही रेशियो बनेगी, जब संख्या प्राइम होगी तो संख्या ही रेशियो बनेगी। अगर दो दी गई संख्याओं में, अगर दो दी गई संख्याओं में दोनों प्राइम हैं, अगर दो दी गई संख्याओं में दोनों प्राइम हैं, तो संख्या ही अपना अनुपात बनाएगी। अगर दो दी गई संख्या में, दो या दो से अधिक दी गई संख्या में, अगर दो या दो से अधिक दी गई संख्या में एक संख्या प्राइम है, अगर दो या दो से अधिक दी गई संख्या में एक संख्या प्राइम है, तो भी जैसे 13 एक प्राइम है, 13 एक प्राइम है। और अगर मैं इसका 26 से, अगर मैं इसका 26 से रेशियो निकालूं तो क्या आएगा, 1:2। मगर ध्यान दीजिए 13 एक प्राइम है, 15 एक कंपोजिट है, 32 एक कंपोजिट है, 13 कंपोजिट है, 15 कंपोजिट है, 32 कंपोजिट है। ऐसी स्थिति में अगर मैं इन तीनों का रेशियो पूछूं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्या दी गई सभी संख्याओं में कहीं कोई प्राइम है, कहीं कोई प्राइम है, क्या इस प्राइम से कोई संख्या कट रही है, नहीं। तो इनका रेशियो क्या होगा, यही होगा। इनका रेशियो क्या होगा, मैंने पहली स्थिति क्या बताई, जब दिए गए संख्या दो हैं, दो से अधिक हैं, सारी संख्याएं प्राइम हैं, तो उनका रेशियो वही संख्याएं बनेंगी। मगर जब आपके पास दो या दो से अधिक संख्या है, उसमें से एक प्राइम है, जैसे मैंने दो कंडीशन लिया, एक यहां 13-26 का, जिसमें 13 प्राइम है और 26 क्या है, कंपोजिट है, मगर 26 13 से विभाजित हो रही है, तो इनका रेशियो क्या आया, 1:2, यानी इनका HCF मिलना पॉसिबल था। मगर यहां पर मैंने तीन संख्याएं ली जिनमें एक प्राइम है, दो कंपोजिट हैं, मगर आप क्या देख रहे हैं कि इस प्राइम से कोई भी संख्या आपस में कट नहीं रही है। ऐसी स्थिति में संख्या ही अपना रेशियो बन जाएगी, हाँ या ना। तीसरी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है, जिसे हम कंपैरेटिवली प्राइम कहते हैं। कंपैरेटिवली प्राइम नंबर क्या है समझिए, जैसे मेरे पास एक संख्या है 27, एक संख्या है 32, एक संख्या है 15, एक संख्या है 6। ध्यान दीजिए, एक संख्या क्या है 27, एक क्या है 32, एक क्या है 15, एक क्या है 6। चेक करिए इनका रेशियो क्या बनेगा। अब यहां पर सबसे पहले इन दोनों नंबर को छोड़ दीजिए, केवल इन दोनों नंबर को देखिए। ये दोनों नंबर हैं तो कंपोजिट, ये दोनों नंबर कंपोजिट है, मगर इनका कोई भी फैक्टर कॉमन में नहीं है, इनका कोई भी फैक्टर कॉमन में नहीं है। आप कहेंगे सर एक कॉमन है, तो एक तो प्राइम संख्याओं में भी कॉमन होता है,
तो ऐसे कंपोजिट नंबर जिनका HCF 1 हो, ऐसे कंपोजिट नंबर जिनका HCF क्या हो, 1 हो, उनका रेशियो क्या बनेगा, वो संख्याएं ही बनेंगी। यानी अगर 27 और 32 का रेशियो पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, 27:32। अब देखिए 27 का 32 से तो रेशियो नहीं बना। अगर देखिए चेक करिए 15, अब तीसरी संख्या ले लिए हम 15। अब 15 में देखो 3 है जो कि 27 के 3 से मैच कर रहा है, मगर जो तीसरी संख्या है 32 वो दोनों में कहीं से मैच नहीं कर रहा है। तो भले दो संख्याओं का आपस में HCF निकल रहा हो, मगर अब यहां 3 संख्या है और उसमें से कोई एक भी संख्या विरोध करती है। जैसे 32 ना इनसे मिल रही है ना इनसे मिल रही है, तो अब इन तीनों संख्या का रेशियो क्या होगा मेरे भाई, 27, 32 और 15। चेक करिए, मैंने आपको समझाने के लिए संख्या क्या लिखी थी, 27, 32, 15 और 6। कितना यूनिक नंबर है, 27, 32 तो आपस में कंपैरेटिवली प्राइम हो गई, 27 15 से रिलेशन बनाने के लिए तैयार है, 27 6 से भी रिलेशन बनाने के लिए तैयार है, मगर 32 ना तो 27 से रिलेशन बनाएगा और ना ही 15 से रिलेशन बनाएगा, ये 6 से रिलेशन बनाने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कि कई बार ऐसी बाधा आ गई, अगर एक भी नंबर किसी दूसरे नंबर से संबंध बनाने के लिए नहीं तैयार है तो ये चारों संख्याएं आपस में क्या मानी जाएंगी, कंपैरेटिवली प्राइम मानी जाएंगी। और ऐसी स्थिति में इनका रेशियो क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। आपको समझना है कि जब संख्याएं दी गई हों और उन संख्याओं में से उनका HCF निकाल लिया जाए, जो कि एक के अतिरिक्त कुछ होना चाहिए, एक नहीं माना जाएगा HCF, एक के अतिरिक्त कुछ होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो HCF बाहर निकाल लो, रेशियो तैयार हो गया। आइए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस कराते हैं। फटाफट से मुझको 98 और 49, मुझे फटाफट से 98 और 49 का रेशियो बता दो मेरे भाई, 98 और 49 का रेशियो बता दो। जिनको पता है वो जानते हैं सर 98 49 का 2 जार होता है, तो दोनों में देखो क्या है, ये क्या है 49 इंटू 1 और ये क्या है 49 इंटू 2, तो दोनों का HCF यानी कॉमन पार्ट क्या हुआ 49 और दोनों का कंपैरेटिवली पार्ट क्या हुआ 2:1, तो रेशियो क्या बना मेरे भाई 2:1, हाँ या ना। मैं एकदम बेसिक से हर चीज आपको समझा रहा हूं, आपको रेशियो बनाना सिखाएंगे, आप रेशियो का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझा रहा हूं। आपको एक एक चीज पहले बेसिक बताएंगे और उसके बाद आप देखेंगे जब तक आप हमारा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे शायद रेशियो में ऐसा कहीं कोई सवाल रह ही न जाए जो आपके कॉन्सेप्ट के बाहर जाए। आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आप एक तरफ से सवाल उठाइए और सारे सवाल टैकल होते चले जाएंगे, ठीक है। आप चेक करिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई आप क्या करें, आप मुझे 25 और 30 का रेशियो बता दें, आप मुझे 25 और 30 का रेशियो बता दें, 25 और 30 का रेशियो बता दें। आप क्या कहेंगे सर इनका HCF होता है 5, और अगर HCF निकाल लूं, जैसे 25 क्या है 5 पचम 25, 5 गुणे 5, तो एक 5 तो मैंने HCF के रूप में निकाल लिया, तो यहां क्या बचा 5 बचा, इसमें से मैंने एक 5 निकाल लिया तो बचा क्या 6, तो इनका रेशियो क्या बन गया 5:6, हाँ या ना। चेक करिए, चेक करिए, फटाफट से चेक करिए। मैं आपसे पूछूं कि भैया 21 और 42 का रेशियो क्या होगा, या मैं आपसे ये ना पूछूं, मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे आप बताइए कि 21 और
57 का रेशियो क्या होगा? 21 और 57 का रेशियो क्या होगा? तो जो बच्चा ये जानता है कि 19 तिरिक 57 होता है और 7 तियां 21, तो वो जान जाएगा कि इनका कॉमन मल्टीपल कौन है, इनका एचसीएफ कौन हुआ मेरे मुन्ना, तो इनका रेशियो क्या आया। क्या बात खत्म? क्या खेला खत्म? बोलो हाँ या ना। ये बात आपको समझ में आ रही है? बोलिए, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या आप किसी भी संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं? तो अगर मैं कहूं कि दो संख्याएं 3 और 4 के रेशियो में है, अगर मैं कहूं कि दो संख्याएं 3 और 4 के रेशियो में है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि दो संख्याएं 3 और 4 के रेशियो में है, तो वो संख्या क्या होंगी? तो संख्या क्या हो सकती है मेरे भाई? अगर संख्या 3 4 के रेशियो में है तो संख्या क्या हो सकती है? क्या संख्या 3 4 हो सकती है? आप कहेंगे सर हो सकती है। क्या 3 ही 4 होगी? क्या 3 4 ही होगी? आप कहेंगे सर इसके बारे में हमें नहीं पता कि 3 4 होगी या नहीं होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा क्यों नहीं पता? अगर दो संख्याएं 3 4 के रेशियो में है तो वो 3 4 क्यों नहीं हो सकती? तो आप मुझे बताएंगे कि सर अगर एक संख्या 12 और एक संख्या 16 है तो 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16, यानी इनमें 4 एचसीएफ ले लेने पर इनका रेशियो क्या बनेगा? आप कहेंगे सर दो संख्याएं 57 और 76 है, तो आप जानते हैं कि 19 तिरिक 57 और 19 चौक 76, दोनों का एचसीएफ 19 बाहर ले लिए तो संख्याएं क्या बच गई? 3 4 के रेशियो में। आप कहेंगे सर 21 और 28, ये क्या है? 7 तियां 21 और 7 चौके 28, 7 ले लिया इनका एलसीएफ, तो अनुपात क्या आ गया? आप कहेंगे सर बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं, आप अभी 36 48 भी लिए थे, उसको भी चेक कर लीजिए, इसमें से 12 निकाल लेंगे तो 3 4 का रेशियो बनेगा। अगर आप बहुत सारी ऐसी संख्या हो सकती हैं, आप देखो 15 और 20 का अनुपात निकालेंगे, 5 एचसीएफ ले लिए तो 3 4 रेशियो बचा। यानी मैं किसी रेशियो को क्या नहीं कर सकता? मैं किसी रेशियो को संख्या नहीं मान सकता, ये मेरे क्षमता के बाहर है। अगर कभी रेशियो, यानी ये रेशियो क्या है? ये एक तरह से समझ लो कि अज्यूम्ड वैल्यू है, ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। बहुत सारी संख्याओं का रेशियो 3 4 हो सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो 3 4 है, दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो क्या है? 3 4 है, तो संख्याएं क्या होंगी बताइए? तो आपसे सवाल जब भी ऐसी बात पूछेगा तो ध्यान दीजिए, पहला वो सवाल, कभी भी आप कॉम्पिटिटिव सवाल पढ़ेंगे उसके दो नेचर होंगे। एक सवाल का असिस्टेंट पार्ट होता है जो आपको सहयोग देता है, जो आपको डाटा प्रोवाइड करता है, और दूसरा पार्ट होता है क्वेश्चन का। सारा क्वेश्चन नहीं होता, आप ध्यान से पढ़िए तो प्रश्न में ही क्वेश्चन का, प्रश्न में ही प्रश्न का हल भी होता है मेरे भाई, प्रश्न में ही प्रश्न का हल भी होता है। चेक करिए, आप अगर कभी भी प्रश्न को पढ़ के, तो आप ध्यान देना है कि प्रश्न आपका सहयोग जरूर करेगा, मगर यह सहयोग कौन बच्चा जान पाएगा? जो बच्चा यह जानता है कि किसी भी 3:4 की संख्या को, किसी भी 3:4 की संख्या को हम 3:4 नहीं लिख सकते, यानी केवल संख्या को हम 3 4 नहीं मान सकते, हम संख्या को 3 4 नहीं मान सकते। ठीक है, हम संख्या को 3 4 नहीं मान सकते। तो अब सुनो, जब भी देखोगे अगर सवाल आपसे पूछेगा कि कोई संख्या 3 4 के अनुपात में है तो संख्याएं बताओ, तो आपको क्लू देगा। क्या देगा? कहेगा कि संख्याओं का अंतर 10 है। संख्याओं का अंतर कितना है? 10 है। संख्याएं किस अनुपात में है? इनका अनुपातिक अंतर, इनका अनुपातिक अंतर कितना है? अनुपातिक अंतर कितना है? और संख्याओं में एक्चुअल अंतर कितना है? यानी मेरे अनुपात का एक एक्चुअल संख्या की 10 के बराबर है,
यारे मेरे अनुपात में जो 4 है वो 40 होगा, मेरे अनुपात में जो 3 है वो 30 होगा। तो संख्याएं 40 और 30 हुई मेरे भाई। बोलिए संख्याएं 40 और 30 हुई। क्या संख्याएं 40 और 30 हुई? बोलिए क्या संख्याएं 40 और 30 हुई? क्या मैंने आपसे पूछा कि कोई संख्या 3 4 के अनुपात में है? कोई संख्या 3 4 के अनुपात में है तो संख्या का अंतर बताओ, संख्याओं का अंतर बताओ। कोई संख्या 3 4 के अनुपात में है, संख्याओं का अंतर बताओ। अगर संख्याओं का योग 35 है, अगर संख्याओं का सम यानी योग कितना है? 35 है। संख्याओं का योग 35 है तो संख्याओं का अंतर बताओ। संख्याएं क्या हैं? 3 4 के अनुपात में है। तो चेक करिए, अगर संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, यानी एक संख्या 3 है एक संख्या 4 है, तो संख्या कुल कितनी हुई? अज्यूम किया है। तो हमारे कुल संख्या का अनुपातिक योग, इसे क्या कहते हैं? अनुपातिक योग। अनुपातिक योग है। तो योग अगर 7 है, योग अगर 7 है तो अंतर कितना होगा? और इस योग के साथ की वैल्यू हमें सवाल में एक्चुअल वैल्यू से क्या दी गई है? तो आपको हमेशा यह समझना है कि रेशियो एक अज्यूम्ड वैल्यू है, और जब हम रेशियो से रियल संख्या में आना चाहेंगे तो एक ना एक पूल हमको जरूर दिया होगा, वह पूल पहचानना हमारा काम है। जैसे ही हम मेरे मुन्ना पूल पहचान लेंगे, मामला क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। तो 7 की वैल्यू क्या है? 35। तो 1 की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 5। तो अंतर पूछा था, अंतर कितना हो गया? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि दो संख्याएं मेरे भाई, दो संख्याएं क्या कर रही हैं? दो संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में हैं। संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग 360 है। संख्याओं का योग कितना है? सम कितना है? 360 है। संख्याएं किस अनुपात में है? 7 5 के अनुपात में है। ठीक है, संख्याएं 7 5 के अनुपात में है। संख्याओं का कुल योग कितना है? 360। तो आपको क्या बताना है? मान लो मैं पूछ लूं प्रोडक्ट ऑफ नंबर। मैं क्या पूछ लिया आपसे सर? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो क्या मुझे 7 गुणे 5 यानी 35 करके आंसर देना चाहिए? प्रोडक्ट जैसे जोड़ रहे थे तो 7 5 12 कर दिया, घटाया तो 7 - 5 2 कर दिया। तो क्या गुणा के वक्त मुझे 35 का आंसर देना चाहिए? चेक करके बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए कि कुल संख्या का योग कितना है और संख्याएं किस अनुपात में है। यानी ये जो है 360, इसे क्या करना है? मुझे 7 और 5 के अनुपात में बांटना है। ये संख्या जो 360 है उसे क्या करना है? 7 5 के अनुपात में बांटना है। तो कैसे बांटते हैं? किसी दी गई संख्या को दिए गए अनुपात में कैसे बांटते हैं? किसी दी गई संख्या को दिए गए अनुपात में कैसे बांटते हैं? तो सबसे पहले लिखिए संख्या जिसे बांटना है, और उसके बटे में लिखिए उनका अनुपातिक योग। संख्याओं का क्या लिखेंगे? अनुपातिक योग। तो आपको एक रेशियो की वैल्यू हमेशा मिल जाया करेगी। जैसे संख्या 360 है, उनका अनुपातिक योग 12 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई? 30 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई? 30 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 30 हो गई। तो चेक करिए, इस हिसाब से 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? और 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब मुझे अगर दोनों का प्रोडक्ट बताना है, अगर मुझे दोनों का प्रोडक्ट बताना है तो मुझे क्या करना है? इनका गुणा करना है। 15 एकन्नम 15, 15 दूना 30, 30 और 1
31 और 2 बार 0, 31,500। तो मैंने आपसे पूछा था क्या 7 गुणे 5 करना ठीक रहेगा? आप देखिए, अगर आपके एक अनुपातिक वैल्यू की वैल्यू 30 आई थी, अब इस 30 का मैं क्या करूं, 35 में गुना करूं। ज्यादा से ज्यादा यही करना था, क्योंकि अनुपातिक योग तो मैं कर ही चुका हूं, अनुपातिक प्रोडक्ट तो मैं कर ही चुका हूं। अब बस अनुपात की वैल्यू रखनी थी। पिछले सवाल में भी हम क्या करते थे, अनुपातिक योग या अनुपातिक अंतर कर लेते थे, एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाती थी, जहां भी चाहे अप्लाई कर देते थे। तो ठीक उसी जगह तरीके से एक यूनिट की वैल्यू यहां 30 पता चल गई है, यहां अनुपातिक गुणनफल 35 है, तो क्या मैं इनका गुना कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा? तो चेक करते हैं। 3 पंचे 15, 3 त्रिक 9 1 10। आप कहेंगे सर आंसर नहीं आया। आप क्या कहेंगे? सर आंसर नहीं आया। चलो मेरे कहने पर आप एक बार और 30 का गुना कर लो। 3 0 0, 3 पंचे 15, 3 इकन्नम 3, ठीक है, और ये एक 0। क्या अब आंसर आ गया? क्या अब आंसर आ गया? ये क्या मसला था मेरे भाई? ये मसला ऐसा था कि जब आप दो संख्याओं को अनुपात में बांटते हैं, आप लिखते हैं दो संख्याएं 7 5 के अनुपात में हैं। दरअसल वो संख्याएं क्या हैं? अगर मैं आपसे सीधे पूछूं कि संख्याएं क्या हैं, तो आपको अभी मैंने क्या सिखाया कि अगर मान लो एक संख्या है 14, एक संख्या है 14, एक संख्या है 10, आप इससे इसका HCF निकाल लोगे तो संख्या क्या बन जाएगी? 7 5 बन जाएगी। तो 7 5 बन जाएगी, संख्या 7 5 बन जाएगी। और जब आपने क्या निकाला है? HCF, और यही HCF वापस डाल दो तो संख्या वापस बन जाएगी। यानी अगर मुझे HCF के बारे में पता है तो मैं डाल दूंगा, अगर मुझे HCF के बारे में पता नहीं है तो मैं संख्या को मैं क्या लिख दूंगा? 7x और 5x। जब मैं इसको जोड़ा तो 12x, जब मैं इनको घटाया तो 2x। मगर ध्यान दीजिए, जब मैंने इनका गुणा किया तो 35 गुणे x स्क्वायर आया। यानी हमें हर बार यूनिट का योग या यूनिट का घटाना कर लेता था और एक यूनिट की वैल्यू यहां रख देता था तो बात बन जाती थी। मगर यहां पर एक्स स्क्वायर आया है और इसीलिए चेक करिए मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर 30 का 2 बार गुना किया, यानी एक्स स्क्वायर का काम किया। ठीक है मेरे भाई, अभी थोड़ा सा समय हमको इशारा कर रहा है क्लास को रोकने के लिए, तो हम आपको यहां से और आगे जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट के लिए आप पे काम करेंगे और फिर आपसे हम बहुत जल्दी मिलेंगे ढेर सारे बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। मिलेंगे आपसे बाद में, तब तक के लिए गुड नाइट।